हेलो एवरीवन, हेलो विशाली। आज मैं आप लोगों के साथ मैं स्टोरी नहीं बोलूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सी ऐसी बातें जो हम किसी से नहीं कर पाते हैं। मैं एक मैरिड ट्विन हूँ। 13+ इयर्स हो चुके हैं मेरी मैरिज को। मेरी 2 बेटियाँ हैं। आई हैव 2 डॉटर्स। मैं अपनी स्टोरी ट्विन की जगह आई विल स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड। सो बचपन से ही, जैसे कि विशाली कहती है, जो ट्विन सोल्स होती हैं उनकी लाइफ कुछ डिफरेंट सी रहती है, स्ट्रगलिंग रहती है। बचपन से ही कुछ इश्यूज रहे मेरी लाइफ में। जैसे कि मेरे फादर वैसे तो बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन उनकी ओवर एक्सपेक्टेशंस रही हमेशा मुझसे। और मेरे अंदर हमेशा एक यही रेस थी कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं या मैं ऐसा क्या कर दूं कि पापा मुझसे खुश रहें हमेशा। पता नहीं, कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी थी कि अगर मैं एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाऊंगी उनकी, तो शायद मैं उन्हें खो दूंगी। देन कुछ टॉक्सिक और टॉन्टिंग रिलेटिव्स रहे, जो एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे मेरे भी रिलेटिव्स रहे, अभी भी हैं। चाइल्ड फिजिकल अब्यूज़ भी हुआ मेरे साथ, मेरे ही रिलेटिव के द्वारा। मेरे अंदर, जैसे कि मैंने बोला, एक डर था बचपन से ही उन लोगों को खोने का जिनसे मैं थोड़ा सा भी अटैच होती हूँ या मैं उनसे प्यार करती हूँ। इसी वजह से मैं कॉम्प्रोमाइजिंग रही हमेशा। मतलब जो चीज़ करने का मन नहीं भी है, जहाँ लग रहा है कि मेरी गलती नहीं भी है, या जहाँ मुझे लगता है कि मैं पता है मुझे कि मैं ओवर कर रही हूँ, लेकिन मैं करती जा रही हूँ बिकॉज मुझे लगता था कि पता नहीं, शायद ये और कर दूँ तो ये बंदा मेरे और पास आ जाए या ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम रही मेरे साथ। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे रहे बचपन से ही, ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, दोनों बॉयज़ गर्ल्स। बट मस्ती करना, हंसी मजाक करना, खेलना कूदना, वो सब तक ही मेरी दोस्ती रहती थी। मैंने कभी एग्जैक्ट जो मेरे दिल की बात है वो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, इवन तक कि जो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड रही है उससे भी नहीं। एक सपनों की ही दुनिया अलग होती थी। मतलब जो सिर्फ मुझे ही पता होती थी, मुझे नहीं पता। बचपन से ही गाने सुनते रहना, और उन गानों में आई डोंट नो मैं क्या ढूंढती थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक अलग ही दुनिया होती है, जो दुनिया चल रही है नहीं मेरी। जब मेरी लाइफ पार्टनर जब आएगा मेरी ज़िंदगी में जिस भी तरीके से, उसके साथ मैं ये सब फील करूं जो मैं उस सपनों की दुनिया में देखती थी। और वो ऑब्वियसली फिजिकल वाली चीज़ें नहीं होती थी, कुछ अलग ही सपनों की दुनिया में रहती थी मैं बचपन से, और मैं उनसे बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी, ना मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती थी। स्कूल में एक फ्रेंड था मेरा, मेरा क्लासमेट ही था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसको मैं लाइक करती थी। बट कहीं ना कहीं मैंने उससे कभी बोला नहीं, बिकॉज मुझे ऐसे वाइब्स आते थे कि शायद ये वन साइडेड है, वो ऐसा कुछ फील नहीं करता, और मुझे उसको खोने का अगेन डर रहता था। मुझे लगता था मैं बोल दूंगी तो शायद मैं उसे खो दूंगी, वो मुझसे दोस्ती भी तोड़ देगा। उसको भी मैंने लूज़ किया आगे जाके, उसकी डेथ हो गई। मतलब स्कूल से निकलते ही, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही। देन मैं इस बात का ब्लेम भी खुद पे लेने लगी कि शायद जिससे मैं प्यार करती हूँ या जिससे मैं थोड़ा अटैच होने होती हूँ, या तो वो मुझसे दूर हो जाता है, या मतलब कोई ना कोई तरीके से वो मुझसे दूर हो जाता है। फिर जब ये मेरा फ्रेंड मुझसे दूर हुआ, उसी टाइम पर मेरी बेस्ट फ्रेंड बिना किसी रीज़न बताए वो, मतलब उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे आज तक नहीं पता उसका रीज़न क्या है। बहुत साल तक मैं गिल्ट में रही कि यार मैं ये कर देती तो पता नहीं उसको मेरी कौन सी बात बुरी लग जाती, शायद मैं ऐसे करती तो ऐसे होता। एनीवेज, तो ये तो मेरी बचपन की स्टोरी रही। अ, फिर ऑब्वियसली कॉलेज की लाइफ में आई। स्कूल में ही ऐसा होता था मेरे पास, मेरे साथ आई थिंक 9 से लेकर ही। लुक्स वाइज मैं ठीक ठाक रही। तो हमेशा से मेरे लुक्स की वजह से बहुत प्रपोजल्स आते थे। मतलब आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब किसी न किसी को मैं मना कर रही होती थी कि भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मेरे जो फ्रेंड्स होते थे वो मना कर रहे होते थे। हमेशा से ही रहा, क्योंकि
मैं इस टॉपिक पे लेके बचपन से ही क्लियर थी कि मुझे सिर्फ एक रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाना है कि भैया एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, एक टैग होना चाहिए। मैं क्लियर थी कि जब मेरे दिल से किसी के लिए मुझे कुछ फील होगा, और वो अपने आप होगा, और वो किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जब भी ऐसा कुछ फील होगा मैं तभी रिलेशनशिप में जाऊंगी। तो ये सब रहा। फिर कॉलेज गई, कॉलेज में और चीज़ें बढ़ गई ये प्रपोजल्स को लेके। मतलब ऐसे छोटे शहर से मैं थोड़े मेट्रो सिटीज़ में आई, तो यहाँ पर तो ऐसे लगा था रेस लगी हुई है, हर बंदा ट्राई मार रहा है हर एक लड़की पे। तो मेरा तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता था। और उस टाइम वैसे भी मेरा जो फ्रेंड था, मतलब ठीक है वन साइडेड ही फीलिंग्स थी, बट थी मेरे अंदर फीलिंग्स, और मैं उनसे बाहर नहीं निकली थी। तो मैं बस मना ही करना एक फिक्स्ड हो गया था मेरा कि बस मना करना है। मतलब कोई प्रपोजल माने, वो बोल रहा है, इतने में ही मेरा आंसर रेडी होता था मना करने के लिए। कॉलेज के फाइनल ईयर में आते आते मैंने एक बार सोचा, मतलब एक लड़का था जो जिसने वो जो बार बार मुझे अप्रोच कर रहा था। तो मेरे मन में आया कि यार अब मेरे फ्रेंड को गए हुए 3 साल हो चुके हैं, तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी को ज़िंदगी में मौका ही नहीं दूंगी, अपने आप अपने चारों तरफ अगर मैंने एक बाउंड्री बना ली, तो अगर किसी के साथ आगे ही नहीं बढ़ूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे मन में फीलिंग्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मैं इन चीज़ों को सोच ही रही थी कि एक बार कोशिश करके देखती हूँ हाँ करने का, मेरे उस पर्सन को हाँ करने का मेरे मन में आ रहा था। आते आते ही 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि मतलब कॉलेज में ये चीज़ एकदम से फैल गई। मुझे पता चला थ्रू सम फ्रेंड कि वही पर्सन जो मुझे प्रपोज कर रहा है और क्लेम कर रहा है कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो कर दूंगा, उसी के साथ वो किसी और के साथ फिजिकल हुआ है। और ये चीज़ मेरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं थी। तो मैंने उस टाइम पे भगवान जी को थैंक यू बोला, और मैंने कहा थैंक गॉड कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ी। बिकॉज अगर मैं किसी भी रिलेशनशिप में आ जाती और उसके बाद मुझे ये पता चलता, तो इससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आ गया कि हर इंसान मेरे को सिर्फ लुक्स या फिजिकल चीज़ की वजह से ही अप्रोच करता है। ये कहीं ना कहीं डीप इनसाइड मेरे एक घाव सा बन गया कि मुझे लगा कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती थी बहुत इजीली, क्योंकि मुझे चाहिए था एक इमोशनल बॉन्ड। फिजिकल वाली चीज़ें आपको, ठीक है वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो आपको कुछ टाइम के लिए खुशी देती हैं। बट अगर आपके, मतलब मेरे जैसे पर्सन के लिए इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी थी। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं घर कर गया था कि मतलब शायद इस दुनिया में ऐसे रिलेशंस होते ही नहीं हैं जो मुझे चाहिए, तो मुझे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। तब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मतलब दुनिया से लड़ जाऊं और मम्मी पापा को बोलूं कि भैया मुझे शादी नहीं करनी है, या मुझे इन सब चीज़ों, मतलब मुझे अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं शायद पूरी ज़िंदगी भी शादी नहीं करूं। ये सब तब नहीं था माइंड में, ना इतनी हिम्मत थी। देन मैं अपने हस्बैंड को मिली अगेन। 3-4 महीने ही अप्रोच्ड मी, मैं ना 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 बोलती गई। फिर अचानक से मैंने उनको हाँ बोला। सिर्फ एक ही पॉइंट था मुझे उनको हाँ बोलने का, क्योंकि जब मैं उनसे बात करती थी उस 3-4 महीने में, मेरा जो वो फ्रेंड था स्कूल का, मैं उसको याद करके रोना बंद कर दिया था मैंने। याद मैं करती थी बट अच्छी यादें करती, सोच के सो जाती थी। तो मुझे लगता था यार और कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट इस इंसान ने मुझे उस मेरे उस ट्रॉमा को भुलाने में हेल्प करी है, तो शायद इतना मिल रहा है यही होता होगा। मतलब शायद इस इतनी ही चीज़ होती होगी लाइफ में दो लोगों के बीच में। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, करती करूँ किसी से, और आगे जाके वो कभी मैं ज़िंदगी भर अकेली ही रह जाऊँ, मुझे कोई मिले ही ना ऐसा। तो ये सोच के मैंने अपने हस्बैंड को हाँ करी। सिर्फ 3-4 महीने का हमारा रिलेशनशिप रहा होगा, हम दोनों के बीच में एज गैप रहा 6 से 7 साल का। तो 4 महीने के रिलेशनशिप में ही, बिकॉज वो मुझसे 7 साल बड़े थे, तो उनके घर में शादी की जल्दी थी, तो मतलब 1 साल के अंदर वी गॉट मैरिड। जब मेरी शादी हुई आई वॉज जस्ट 22। शादी होने के 2-3 महीने के अंदर ही, मतलब ऐसा लगता था कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया था और जिस इंसान से मैंने शादी करी, ये टोटली डिफरेंट इंसान है। ऐसा नहीं है कि मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि भाई
वो ओवर रोमांटिक हो या सब चीज़ें हों, बेसिक चीज़ें ही मिसिंग थी हम दोनों के बीच में। मतलब शादी के पहले साल से ही मैं कंप्लेन ही कर रही थी। सो 13 साल निकाल दिए मैंने कंप्लेन करते करते। शुरू के 5-6 साल ऐसा हुआ कि मैं भागती थी उनके पीछे, मैं रिक्वेस्ट करती थी। मैंने गुस्सा होके देख लिया कि चलो ठीक है, 2-3 दिन बात नहीं करते, शायद सामने वाले बंदे को फ़र्क पड़े। मैंने बहस करके देख लिया, मैंने आर्ग्यूमेंट करके देख लिया, मैंने पीछे पड़ के देख लिया, मैंने चुप होके देख दिया, मैंने प्यार से बना के देख लिया। किसी भी तरीके से हमारे बीच में चीज़ें ठीक नहीं हुई। ऑलमोस्ट 2014 के बाद ये हालत हो गई कि मैंने कहा भाड़ में जाओ आप। वो एटीट्यूड मेरा हो गया कि जो करना है करो, एंड आई डोंट केयर नाउ। और मैंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली। मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ में ये प्यार व्यार वाली चीज़ है नहीं, एंड अब बच्चे हैं, बच्चों पे फोकस करना है, जॉब पे फोकस करना है, इन्हीं चीज़ों में। मतलब मुझे डांस करना पसंद है, तो मतलब मैं इन चीज़ों में अपनी दुनिया बना ली। लेकिन वो होता है ना, किसी चीज़ को आप कवर अप करते रहते हो, कोई अंदर चीज़ छुपाने के लिए, मतलब एक दर्द को छुपाने के लिए आप बहुत सारी और चीज़ें करते हो, बट कहीं ना कहीं से वो कभी ना कभी निकल के आता है। तो ऐसे ही मेरे साथ होता था। हफ्ते में एक दिन ज़्यादा हो गया, 10 दिन में एक दिन ज़्यादा हो गया, ऐसे करके। प्रॉब्लम्स जो मेरी शादी में रही, वो ट्रस्ट मुझे नहीं रहा उन पे कभी। उसका रीज़न ये था कि मल्टीपल बार मैंने मैसेजेस पढ़े उनके फ़ोन पे जो ऑब्जेक्शनेबल होते थे। देन फ़ोन पे लॉक लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, जब पता था, मतलब मेरे हाथ में 1 मिनट के लिए भी फ़ोन देने में उन्हें इनसिक्योरिटी होती थी। एंड आई डोंट नो, मुझे आज भी नहीं पता कि मैं कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं कह सकती कि उनके मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं कि नहीं रहे हैं मेरे हस्बैंड के। लेकिन क्योंकि मुझे मेरे हिस्से का टाइम नहीं मिलता था, मेरे साथ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी, हम दोनों के बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी डे वन से ख़राब रहे, बिकॉज़ इमोशनल नहीं था तो फ़िज़िकल कहाँ से होता। चिल्लाना, आई वुड से डोमेस्टिक वायलेंस भी था। एक थप्पड़ पड़ा मैं चुप रही, 2 थप्पड़ पड़े मैं चुप रही, 3 थप्पड़ पड़े मैं चुप रही। पता नहीं क्यों चुप रही, आज मुझे ये लगता है। फिर 4-5 साल से हमारे बीच में यही चल रहा है कि उन्होंने मारा तो मैंने भी मारा। मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया ना, कि टिट फॉर टैट। जो दोगे वो वापस मिलेगा। आप चिल्लाओगे तो मैं भी चिल्लाऊंगी। फिर मैंने धीरे धीरे, बच्चे बड़े हो रहे थे, मैंने धीरे धीरे सोचा कि यार बात ही कम करना, काम की बात करते हैं ना। अगर सामने वाला इंसान नहीं समझा तो मैं ही समझ जाती हूँ। तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था हमारे रिलेशनशिप में। मैं सिर्फ एडजस्ट कर रही थी। फिनेंशियली आई वॉज इनसिक्योर, बिकॉज मैं डे वन से वर्किंग हूँ, बट बीच में कुछ टाइम के लिए जब मैं जॉब नहीं कर रही थी तो ही मेड मी फील फिनेंशियली इनसिक्योर। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन इन लॉज के साथ एडजस्ट करना एंड ऑल, वो तो बहुत लंबी स्टोरी है। शादी के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज स्पेशली जो लोग मैरिड हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते, और उन्हें लगता है कि बस उनको एडजस्ट ही करना है, और वो बच्चों को नहीं छोड़ सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ करने में 13 साल लग गए। देन मैं अपने ट्विन से मिली। मुझे नहीं पता ट्विन फ्लेम बोलूँ या क्या बोलूँ, बट मेरा कलीग है मेरे ही ऑफिस में। हालांकि हम पिछले 4-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बट इतनी बात होती थी, बात एज फ्रेंड्स, बट इतनी ज़्यादा बात कभी नहीं हुई। सो लास्ट दिसंबर 2020 में मैं एग्जैक्टली बोलूँगी कि हमारी बात ज़्यादा शुरू हुई इसी टाइम पर, मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ आज। तो अ, हमारी बातचीत ज़्यादा शुरू हुई, और बात करते करते, मतलब वो जो बबल फेस वाला विशाली बोलती है कि आई डोंट नो अचानक से हम इतना क्लोज़ कैसे आ गए। दिसंबर से लेके फरवरी तक, मतलब फरवरी में हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी, तो दिसंबर एंड जनवरी में बोलूँगी बहुत अच्छा फेज़ था। मतलब मैं तो हवा में उड़ने लगी थी। मुझे लगा कि यार ये क्या है, मतलब मैं तो जब ज़िंदगी में ख़त्म कर दिया, वो मेरी मोमेंट में लाइफ में आया जब मुझे लगा कि यार अब तो मुझे कुछ लाइफ से चाहिए ही नहीं। बस 10-15 साल बच्चे सेटल हो जाएं, उसके बाद तो ठीक है, एक लाइफ गुजारनी है, भगवान ने दी है तो जर्नी तो पूरी करनी है।
तो बस यही था मेरे माइंड में। फिर वो अचानक से आया, मतलब आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा था सब कुछ। आई मीन, मैं ये बोलूँगी कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ़िज़िकल होने का मन नहीं करता था मेरा, तब करता था, क्योंकि वो कमी हमेशा से मेरी लाइफ में रही है। आ, उसका भी करता था शुरू में, उसका ज़्यादा था, बाद में मेरा ज़्यादा हो गया था, मतलब। बट उस पे ट्रस्ट मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा से मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं जो जिन्होंने मुझे वो वाइब्स दी कि वो सिर्फ फिजिकली या फिनेंशियली मुझे यूज़ करना चाहते हैं। बट उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला कि मतलब मैं मैरिड हूँ, और अगर हम फिज़िकल इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जितना शायद वो मुझे समझ पाया, उसे लगा शायद मैं अपनी शादी ख़राब कर लूँगी, और मेरे बच्चे हैं दो, ये वो। तो उसने हमेशा एक स्टेप बैक रखा, जिसकी वजह से मैं उसकी और रिस्पेक्ट कर पाई, जिसकी वजह से मैं उसको और ट्रस्ट कर पाई। मैं अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने अपनी स्कूल कॉलेज की स्टोरी बताई, मैं अपनी लाइफ में किसी के पीछे नहीं भागी। जिस इंसान ने मुझसे 2 कदम पीछे लिए, मैंने 4 ले लिए। भाई चाहिए ही नहीं तुम। लेकिन मैं इसके साथ ये नहीं कर पाई। मैं भाग रही थी पीछे। क्यों, कैसे, बहुत बार सोचा भी कि यार, जब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा तो मैं क्यों करे जा रही हूँ? जब वो मुझसे मिलने को मना कर रहा है तो मैं क्यों मिलने को फ़ोर्स करे जा रही हूँ एंड ऑल। बट पता नहीं, वो सब होता जा रहा था, होता जा रहा था। देन मार्च में अचानक से एक दिन के अंदर वी ब्रोक अप। रीज़न ये था कि मैंने उससे कमिटमेंट मांगा। मैंने उसको बोला, मुझे नहीं पता मैं कैसे, मेरे को नहीं समझ में आया, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। मैंने बोला मैं नहीं रहना चाहती उस शादी में, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं वो शादी तोड़ के आती हूँ, तो क्या तुम मुझे कमिटमेंट दोगे कि तुम पूरी लाइफ मेरे साथ गुजार सकते हो? उसने मना कर दिया। मैं बहुत रोई, बहुत चीज़ें, मतलब मेरे लिए वो एक सोल शॉक था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसके बिना तो रह भी नहीं सकती हूँ अब। और इससे पहले इतना दर्द सहा मैंने उस शादी में, इतना दर्द सहा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, पिट भी ली लेकिन तब भी कभी दिमाग में ये नहीं आया कि वो शादी में ब्रेक कर दूँ। आई डोंट नो, अचानक से मेरे मन में शादी ब्रेक करने का रीज़न क्या है। उसने मुझसे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। आई थिंक 15 मार्च को ये हुआ था। देन अगेन 22-23 मार्च के आसपास हम मिले, बट लेकिन चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई। पूरा अप्रैल हमने बात नहीं करी। लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैंने सोचा कि ये मुझे समझ आ गया था अप्रैल में कि अ, मतलब ये कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कुछ चाहिए, ना मुझे उससे पैसे चाहिए अब, तो ना मुझे उससे फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए। बट मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले सकती हूँ। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बीमार पे बीमार, मतलब मैं मार्च से ही बीमार थी, अप्रैल में और बीमार हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरी हेल्थ डाउन होती जा रही है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार हो क्या रहा है, मैं इस साल बचूंगी भी कि नहीं बचूंगी। इसी के साथ मेरे घर पे भी मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मतलब दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी सो बैडली। मेरे हेल्थ इश्यूज थे। मैं इमोशनली अपने फ्रेंड के, अपने जो मतलब मेरे ट्विन है उससे सेपरेशन का इमोशनल वो देख झेल रही थी। हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। उसके साथ ही मेरे ऑफिस में भी अचानक से सैलाब आया पड़ा था। वहाँ पे भी मतलब रात को 3-3 बजे तक काम कर रही हूँ, 4-4 बजे तक कर रही हूँ, बवाल हुआ हुआ था। हर जगह से मैं सुन रही थी, तो मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है, मैं मतलब क्या करूँ। सुसाइड करने का ख्याल आया, अटेम्प्ट भी मारा मैंने। 2-4 घंटे एडमिशन होके ऑफिस में ही मैं फेंट वेंट हो गई थी। तो 2-4 घंटे एडमिशन हुआ है ना, मैं ठीक हो गई। वक्त नहीं आया था तो बच गई मैं। तो ये सब चला। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब पीछे की मैं सारी बातों को एनालाइज करा कि उसने मुझे ये क्यों बोला था, ये ऐसे क्यों बोला था। मतलब जो भी उसने मुझे लास्ट में ब्रेकअप करते टाइम बोला था, वो सब बातें छोटी पड़ गई उन बातों के आगे जो हमने पहले करी थी। हर वो बात, मुझे लगा कि नहीं, ये प्यार तो ये मुझसे करता है। मतलब मैं श्योर थी कि वो भी मुझे नहीं छोड़ना चाहता, बट वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन मैंने क्या गलती करी, वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, मतलब कहाँ मैं गलत हो गई, मैं यही ढूंढती रही।
फिर मई में हमारी उसको कोविड हो गया। आई डोंट नो, जिस दिन उसको कोविड हुआ उसके अगले दिन से ही मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी कोविड की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। डॉक्टर से चेक किया तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट और सारी रिपोर्ट्स जब चेक हुई तो सब ने बोला कि डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं है तो कोविड ही, इस टाइम RT-PCR फॉल्स आ रहा है एंड ऑल। तो ये सब हुआ। तब उसने मुझसे बात करी थोड़ा बहुत मैसेजेस में एंड ऑल। हल्की फुल्की बात हमारी होने लगी, ये सब हुआ। तब तक मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे अगर ये अपनी लाइफ में चाहिए तो मुझे इस शादी को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुझे कोई और हाथ लगाए। दैट इज़ माई हस्बैंड, ठीक है। और इस शादी में रह के मैं उनको नहीं रोक सकती। तो मतलब ये डिसीजन मैंने ले लिया था। कैसे क्या मुझे नहीं पता। देन मैंने अपने सारे इश्यूज़ जो शादी के रहे अपने इन-लॉज़ को बताया, अपने पेरेंट्स को बताया एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। सबसे अजीब बात ये थी कि इस 13 साल में मैंने अपने शादी के इश्यूज़ किसी को नहीं बताया, अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, किसी को भी नहीं। देन मैंने अपनी फैमिली को बताए इश्यूज़। बताते बताते मैं गई अपने घर रही, 1 महीना अलग रही। हस्बैंड और मैं काउंसलर से मिले, मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स के बीच में मीटिंग्स हुई। मतलब ये सब चीज़ें बीच में हुई। मैं रोती रहती थी, पूरा पूरा दिन रोती रहती थी। जैसे कि वैशाली ने बोला था, मैं टैरेट कार्ड रीडिंग देखती रहती थी। मुझे मतलब उसको देख के ही लगता था मैं साइको हो गई थी। मैंने पता नहीं कितने एस्ट्रोलॉजर्स से ऑनलाइन चेक कर लिया कि क्या फ्यूचर है मेरा, मतलब ये मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी लाइफ में है। मतलब मैं बिल्कुल अजीब ही तरह से बिहेव करती हूँ, मुझे मैं पागल हो जाऊंगी या हो गई हूँ। इन सब के बीच में ही आई थिंक जून मंथ में मैंने यही टैरेट कार्ड रीडिंग देखते देखते मुझे ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता चला कि ऐसे लोग होते हैं, शिव शक्ति का रूप। तो मैंने कहा मैं तो इतने पाप किए हैं, मैं तो ऐसे महान आत्मा तो हो नहीं सकती कि भाई मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मैंने उसे एक्सप्लोर ही नहीं किया। देन ये टैरेट कार्ड रीडिंग देखते देखते मुझे वैशाली की वीडियोस पॉपअप हुई। मैंने जब वो साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम और ये सब रीड आउट किया तो मुझे मतलब लगा यार ये तो सब एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसी ही थी, यही हो रहा है, ऐसा ही फील कर रही थी, ऐसी ज़्यादा फीलिंग आई। फिर मैंने सारी विशाली की वीडियोस शुरू से लेकर एंड तक देखी। फिर मैंने विशाली से ईमेल्स पे कांटेक्ट किया एंड ऑल। धीरे धीरे जैसे विशाली ने मुझे समझा, मतलब जो अपने इनर वर्क बताती थी कि ये मेडिटेशन करो, ये करो, वो सब मैंने करना शुरू किया। एंड अचानक से क्या हुआ, जब मैं अपने घर भी गई हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे पंडित जी से मिलवाया कि मेरी 7.5 चल रही है शनि की, और ये उन्होंने मुझे ओम नमः शिवाय का जाप दिया। मैंने वो करना शुरू कर दिया। गुस्से में ही करा था तब कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है एंड ऑल। बट वो करते करते फिर विशाली के इनर वर्क्स शुरू किए, महिषासुर मर्दिनी सुनना सुनना शुरू किया, चक्र मेडिटेशन शुरू करी। जब ये सब करते करते धीरे धीरे मैंने भी क्वेश्चंस पूछे कि अगर ये इंसान आपने मेरे लिए भेजा है, मुझे नहीं पता ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, बट ये इंसान अगर मेरा हिस्सा है, मेरी और इसकी आत्मा अगर एक है और ये मेरे लिए बना है, और आपकी मर्ज़ी है कि हम दोनों इस जन्म में साथ आएँ, तो प्लीज़ मुझे कोई इंडिकेशन दो। जब जब मैंने इंडिकेशन मांगी मुझे मिली। बट मैं तब शुरू में समझ कंफर्म नहीं होती थी कि हाँ ये भाई ये मतलब ये भगवान मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर ही दे रहे हैं। तो मैं विशाली से पूछती थी मेल्स पे तो शी रिप्लाइड हाँ ये आंसर है एंड ऑल। फिर फाइनली विशाली ने लेकिन हमेशा एक बात बोली, अगर आप इस शादी को ब्रेक कर रहे हो तो अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो। अगर आप इस शादी में खुश हो, सिर्फ आपको लग रहा है आप सिर्फ की है, आपका एक रिलेशनशिप है अपने ट्विन के साथ, तो आप उसकी वजह से एक अच्छे इंसान या एक अच्छी शादी को ब्रेक करना चाह रहे हो, तो वो गलत है। अपने ट्विन पे डिपेंड हो के आप ये शादी मत ब्रेक करो, ये विशाली ने मुझे बोला था। तो जब मैंने विशाली की बातों को समझा, एनालाइज किया, तो मुझे लगा हाँ यार हमारा ब्रेकअप भी हुआ। तो मैंने उससे बोला देखो मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि तुम अगर ये अपनी शादी ब्रेक करोगी तो अपनी खुशी के लिए करोगी, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रही हो। सो मुझे क्लिक कर रहा है यार ये इंसान भी तो मुझे यही सिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्टैंड लेना है तो अपने लिए लो, कि तुम इस शादी में परेशान हो तो तुम अपने लिए स्टैंड लो। मेरे
ऊपर उसका ब्लेम मत डालो, मतलब कि वो सारी चीज़ें। तो मैंने सबसे पहले, एंड इस ड्यूरेशन में हमारी ऑन एंड ऑफ कभी कभार मैसेजेस पे बात हो जाती थी एंड ऑल। देन अगेन आई थिंक जुलाई वुलाई मिड में हमारी फिर से बात, जुलाई नहीं आई थिंक अगस्त में बंद हो जाती थी। कभी 20 दिन हो ही नहीं रही है, वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, फिर 20 दिन में एक मैसेज कर देगा। तो इस टाइप से चीज़ें चल रही थी। अचानक से वो कभी भी साइलेंट हो जाएगा, अचानक से कभी भी बोलेगा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था यार ये कैसा बिहेवियर है। तो ये सब चीज़ें हुई जुलाई से लेके अब तक। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो अब आज हम 29 दिसंबर पे हैं, आज 29 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने जहाँ से शुरू किया था कि पहले मैं इस शादी 13 साल बाद अपने घर में बताऊँगी कि ये शादी में मैं खुश नहीं हूँ, तो कोई मानेगा नहीं, मेरे बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे, मेरे हस्बैंड ये कर देंगे, मतलब सारे डर मेरे अंदर थे। वो सब मैंने धीरे धीरे करके निकाले अपने मन से, मेडिटेशन करके, जैसे जैसे विशाली ने बताया था अपनी वीडियोस में, वो डर निकाले। और आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं अब अलग एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। मेरे बच्चे भी काफ़ी हद तक एडजस्टेड हैं। प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत हैं, लेकिन मैं सुकून में हूँ। क्योंकि मैं अगर अपने ट्विन के साथ नहीं हूँ तो मैं किसी और के साथ भी नहीं हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया कि उसके मेरी लाइफ में आते ही ऐसा हो गया कि जिस घर में मैं 13 साल से रह रही थी, वो मतलब वहाँ जाते ही मुझे नेगेटिव वाइब्स आती थी, वहाँ घुसते ही मुझे ऐसा लगता था मैं बीमार हो जा रही हूँ, मैं खाना खाना बंद कर दे रही हूँ, मतलब आई डोंट नो। फिर मैंने कर्मा क्लिनजिंग वाली मेडिटेशन करी, ये सब चीज़ें करी। तो इन सब के बाद मैं एक, बोलते हैं ना कि मेरे मन में गिल्ट था, मुझे कहीं ना कहीं इन महीनों में ऐसा लगता था मुझे कि यार मैं ही थोड़ा सा और सह लेती हूँ, थोड़ी सी तो ज़िंदगी बची है, मैं इतने सारे लोगों को हर्ट कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मतलब सोसाइटी, ये सब। बट वो कर्मा क्लिनजिंग और होपनोनो प्रेयर से मतलब मैंने वो सारे चीज़ें हील करी, सारे डर निकाले, सब कुछ खोने का डर निकाला, अपने ट्विन को खोने का डर निकाला, और सरेंडर कर दिया भगवान को कि यहाँ तक लाए हो तो आप आगे भी लेके जाओगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं रोती नहीं हूँ अभी, ऐसा नहीं है कि मैं डिसबैलेंस नहीं होती हूँ, बट पहले से मैं बहुत 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 बेटर हूँ। अभी मेरे घर वाले जो पहले ज़बरदस्ती मुझे इस शादी को निभाने को बोल रहे थे बच्चों के लिए, अब वो, उनका स्टैंड ये है कि अब यू टर्न नहीं लेना है, ही इज़ नॉट मेंट फॉर यू, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए। इस ड्यूरेशन में उनको भी समझ में आ गया। अच्छा, मैंने उनको टाइम दिया, मैंने देखा, पूरी अपने मन की हर तसल्ली करी मैंने, क्योंकि कल को मुझे कोई गिल्ट ना हो कि हाँ यार इस शादी में तो कुछ बचा था, या मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही थी, शायद ये बंदा सुधर रहा था और मैंने सिर्फ अपने ट्विन की वजह से ये सब किया है। और मैंने पूरे मौके दिए, उनकी तरफ से कुछ भी ट्राई नहीं हुआ। उन्होंने मुझे ये आईना दिखा दिया कि भैया आपकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ दुनिया और बच्चों की वजह से, एक ईगो की वजह से वो इस शादी को सेव करना चाहते थे। लेकिन फिर होता है ना कि मैं अपने इन लॉज और इन सब, अपनी सिस्टर इन लॉज, मेरे इन लॉज, इन सब की वजह से मुझे लगा यार इतने साल इतने अच्छे टर्म्स रहे हैं, मैंने इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके लिए, और वो समझते हैं इस चीज़ को, वो बोलते भी थे मुझे कि तुम हमारा बेटा हो एंड ऑल। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई ना, वो अपनी हर बात से मुकर गए। आज की डेट में जब लास्ट 1 महीने पहले हम सबकी मीटिंग हुई एंड ऑल, वो अपनी सारी बात, उन्होंने प्रॉब्लम को समझने की बजाय मेरी गलतियाँ निकालना शुरू कर दिया कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ब्ला ब्ला, झूठ बोलना शुरू कर दिया। एक कहते हैं ना कि मैं एक इल्यूजन में जी रही थी कि शायद यार मैंने इतना किया है तो कहीं ना कहीं इनके दिल में कुछ तो जगह बनाई होगी। लेकिन मेरे आंखों के सामने से पर्दा ऐसे हटा, ऐसे गिरा कि मुझे उससे संभलने में बहुत दिन लग गए कि यार हस्बैंड के साथ तो इश्यूज थे ही, उनसे तो ये उम्मीद थी, बट यहाँ ये क्या हुआ। फिर मेरे कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स जिन्होंने इस पूरी सिचुएशन में फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, उन्होंने ऊपर से मुझे दिखाया वो मेरे साथ है, अंदर से आप बिलीव करोगे
उन्होंने मेरे इन लॉस के साथ एक बिजनेस डील बना दिया मुझे कि हम इस शादी को सेव करने की कोशिश करेंगे, मतलब बदले में वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। इस लेवल पे चीज़ें आई। तो और ये वो रिलेटिव्स थे जिनके लिए मैंने, मतलब किसी के लिए करो तो बोलना नहीं चाहिए, बट उनके लिए मैंने बहुत किया, खुद को सफ़र करा के मैंने किया, फाइनेंशियली भी इमोशनली भी। मैंने डिटैच कर दिया अपने आप को, बिल्कुल डिटैच। अब मैं ऐसे किसी भी नेगेटिव इंसान को एंटरटेन ही नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अब मेरे मन से ये सोसाइटी और ये सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। अब मैं अपने आप को स्टेबल कर रही थी, देख रही थी कि आगे, मतलब जैसे कि विशाली बोलती थी मुझे कि आप अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को ठीक करो। मेरी हेल्थ डाउन हो रही थी, सारी चीज़ें हैं, तो मैं अपने आप पे फोकस करना शुरू किया। मेरी और मेरे ट्विन की थोड़ी बहुत बातचीत होनी भी शुरू हुई। बट अब मेरे अंदर वो चेजिंग एनर्जी नहीं थी, ना मेरे अंदर वो ऑब्सेशन था कि हाँ यार मुझे चाहिए और ये है वो है। हम मतलब नॉर्मली बात कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही बात तो मैं पागल हो जाऊँ। हो रही है तो अच्छा लगता है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि अगर मैं उसके बिना अधूरी हूँ तो वो भी मेरे बिना अधूरा है। कहीं ना कहीं ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जो है ही एक, उसको कोई कैसे अलग करेगा। उसने मुझे सारी गलतियाँ दिखाई, मेरे अंदर भी बहुत कमियाँ हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं चिड़चिड़ करती हूँ कई बार, एक्सपेक्ट करती हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ, दिखाती ऐसे हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे अंदर कमियाँ हैं। और पहले मैं उसको ऐसे देखती थी कि यार ये बंदा तो हमेशा मेरी कमियां ही निकालता रहता है और मैं इसकी कमियां इग्नोर करती हूँ। लेकिन जब मैंने इस जर्नी को समझा, जैसे जैसे मैं विशाली की वीडियोस और ये सब चीज़ों मैंने रीड आउट किया, तो मुझे लगा कि यार जो भी इंसान बोलता है, जब भी वो मुझे कुछ नेगेटिव बोलता था, उसके बाद मैं 3 दिन तक यही सोचती थी कि यार इसमें ऐसा क्या है जो मुझे सीखना है, या जो कमी है मेरे अंदर, जो ये मुझे दिखा रहा है, ये मुझे मिरर कर रहा है। तो धीरे धीरे मेरे लिए चीज़ें आसान होती गई। मेरा गुस्सा, उससे नाराज़गी, इरिटेशन जो पहले होता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होके कम होने लग गया। फिर अचानक से अभी ऑब्वियसली मैं अपने लिए, प्लान था मेरा कि 6-8 महीने में, 10 महीने में मैं जॉब चेंज करूँगी फॉर बेटर। मतलब इस जॉब बहुत हेक्टिक हो रही है और अब मुझे अपने बच्चों को टाइम देना है, क्योंकि हम सेपरेशन मोड में भी जाएंगे आगे। ऐसा अभी मैंने डाइवोर्स फाइल नहीं करा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि हम मार्च तक का टाइम देंगे और उसके बाद फाइल करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ चीज़ें, मैं यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि चीज़ें म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएं, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, केस एंड ऑल सारी चीज़ों में। तो इन सब में मुझे अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर करना था, तो मेरे को था कि जॉब चेंज करनी है। बट मैं बहुत दूर ट्रैवल करके जा रही थी, 2 घंटा सुबह 2 घंटा रात, बच्चों को सुबह 8 बजे निकल के, 8 सवा 8 निकल के रात को 9 साढ़े 9 घर पहुंच रही थी। तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन मेरा जॉब में भी हुआ है पिछले 2 सालों में। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, लेकिन मैंने छोड़ दी कि नहीं ठीक है, होता है ना, कन्वीनियंस कंफर्ट जोन में थी। दूसरा मुझे लगता था कि कोई नहीं, कभी तो समझेंगे ये जॉब में कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, चुप रहने का कहीं तो इंसान को रियलाइजेशन होगा। लेकिन अचानक से मुझे झटका मिला। अ, मेरे बॉस को मैं अपने प्रॉब्लम्स बता चुकी थी। समहाउ ही अप्रोच्ड मी इन अ रॉन्ग वे। आई सेड नो। उसके आफ्टर इफेक्ट्स निकल के आए, मुझ पे भी आए और मेरे ट्विन पे भी आए। मुझ पे तो आने ही थे ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं शायद क्योंकि हम एक ही ऑफिस में हैं, मैं उसके साथ जाती हूँ, गई हूँ बीच में, उसका वेट किया, तो इन चीज़ों को गलत, मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए मेरे बॉस ने मेरे और मेरे ट्विन पे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया, मतलब कि रॉन्ग वे में एंड ऑल सारी चीज़ें। और मैंने विशाली से डिस्कस किया कि विशाली मुझे जॉब में इतनी प्रॉब्लम आ रही है और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, काम में एक्सप्लॉयटेशन, पैसे में कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन ये वाली चीज़ मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। तो विशाली ने बोला कि, मैंने कहा मेरा मन नहीं है, मतलब आई वांट कि रिज़ाइन कर दूँ और फिर
जो भगवान जी करेंगे अच्छा करेंगे। बट विशाली ने मुझे बोला नहीं, आप जो है जॉब ढूंढो, फिर आप ये करना रिज़ाइन, ऐसे मत करो अभी। लेकिन ये जब मेरी विशाली की बात हुई तो उसके 1 हफ्ते के अंदर ही चीज़ें ऐसी बन गई अपने आप कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। पहले मैं इसको नेगेटिव वे में लिया, फिर जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि यार मैं बिना धक्के के तो निकलती नहीं हूँ कहीं से। शादी से निकलने के लिए भी मुझे मेरे ट्विन ने धक्का मारा। उन्होंने कुछ नहीं बोला ये शादी तोड़ो, बट ऐसी चीज़ें डिवाइन ने, भगवान ने ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी कि अब तुम्हारा कर्मा ख़त्म हो गया है, यहाँ पे तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकलोगे तो मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बुरा ट्रीट करना शुरू कर दिया। मतलब जो चीज़ें मैं बर्दाश्त करती थी वो मेरे अंदर पेशेंस ख़त्म हो गई। इन सब चीज़ों में उनकी असलियत, असली चेहरे मेरे सामने दिखाए, तब मैं शादी से निकली। सिमिलरली मैं इस जॉब में भी एक्सप्लॉइट हो रही थी और मैं ऐसे नहीं निकलती। तो मुझे भगवान जी ने धक्का मारा कि बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से बाहर, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू नाउ। तो और मैं अपने बॉस को एज अ मेंटर ट्रीट करती थी, तो एक रिस्पेक्ट थी, क्योंकि पहले ऐसा कभी वाइब्स नहीं आई। शायद उनको लगा अब मेरी शादी में इश्यूज़ हैं तो मतलब अब मैं अप्रोचेबल हूँ। तो ये सब हुआ एंड आई वॉज हर्ट कि एकदम से दूसरा पर्दा मेरे सामने से गिर गया। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा। मैंने भगवान जी से भी क्वेश्चंस करे कि यार अब क्या चाहते हो, ये क्यों किया आपने, मतलब आपको पता है कि मैं अभी एक स्टेप लिया है और अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो ये जॉब छोड़ने की वजह से मतलब मैं अपने उस डिसीजन में कमज़ोर ना पड़ जाऊँ, क्योंकि मुझे फिनेंशियली सारे खर्चे उठाने हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, सब कुछ है। बहुत सोचा, मेडिटेट किया, अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, जो होगा अच्छा होगा, अब इससे निकलो। मेरा 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है तो मैंने दे दिया वो, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब नाउ। सो दिस इज़ इट। तो चीज़ें सब ख़राब हैं ज़िंदगी में, शादी टूटने को है, टूट ही गई ऑलमोस्ट। अगर उस एंगल से देखो, दुनिया के एंगल से, जॉब चली ही गई है, ठीक है। ट्विन भी मेरे साथ नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन स्टिल आई एम एट पीस। मैं सोल लेवल पे पीस में हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने ट्विन के अलावा इस पूरी दुनिया में सब कुछ बनावटी लगता है। मतलब जो दुनिया को प्लीज़ करना और सोसाइटी के बारे में सोचना, इतने साल, आई एम 35 राइट नाउ, और इतने साल जो जिन चीज़ों के हिसाब से मैं जीती थी, वो ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपने ट्विन को लेके भी ऐसा नहीं है कि अब मेरे अंदर कोई फिजिकल वाली फीलिंग्स भी नहीं है। एक अलग तरीके का प्यार है, एक ऐसा प्यार है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। अनकंडीशनल वर्ड कह सकते हैं उसके लिए। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, उसे भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए। हम जितनी कोशिश कर लें एक दूसरे से अलग होने की, मैं तो खैर कोशिश भी नहीं करती, लेकिन वो कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड रहते हैं। वो भी मैरिड है, उनकी शादी हुई है आई थिंक 2-3 साल पहले। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उसने कभी शेयर नहीं किया। बट जब हमारा बबल फेज चल रहा था तब से मुझे वाइब्स हैं कि ही इज़ नॉट हैप्पी इन हिज मैरिज। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में जिससे वो डील कर रहा है, और जैसे कि हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम में, वो लोग कभी बताते नहीं हैं। उसने मुझे कभी नहीं बताया, उसने मुझे बस इतना ही बोला, हाँ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम प्रे करो ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से चली जाए, फिर तुम जहाँ बोलोगी वहाँ तुम्हारे साथ घूमने चलूँगा, या ऐसी चीज़ें हमारे बीच में बात हुई थी। एंड जितना मैं समझ पाई, एक वाइब से, एक उसके एहसास से कि ही इज़ नॉट हैप्पी इन हिज मैरिज। शायद वो अपने सेपरेशन फेज में है, बट उसका सेपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। शायद वो मुझसे कहीं ज़्यादा पेन में है, तो इसलिए मैं उससे ये पूछती नहीं हूँ कभी। तो ये थी मेरी स्टोरी। मैं ये सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, हालांकि मैं पिछले 4 महीने से ट्राई कर रही थी, लेकिन होता है ना कि शायद वक्त नहीं आया था।
शेयर करने का आज आया है। एंड अभी मेरा पूरा फोकस अपनी जॉब पे है कि मुझे जॉब ढूंढनी है, बच्चों के साथ सेटल होना है, अपने आप को ठीक करना है। बाकी मेरा ट्विन तो मेरा है, मैं उसको भी यही बोलती हूँ अभी जब हमारी बात होती है कि अब मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं है, बिकॉज मुझे पता है तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो, और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। शादी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती अभी, बिकॉज सोल लेवल पे इतना कनेक्टेड है हम कि, और मैं किसी के साथ इतना कनेक्टेड फील नहीं करती, नॉट इवन विद माई पेरेंट्स, नॉट इवन विद माई किड्स। वो मेरी जिम्मेदारी है इस दुनिया में, भगवान ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, उनको निभाऊंगी, बट उसके साथ जो है वो ना किसी के साथ हो सकता है ना कभी होगा। सो बल्कि वो मेरा मजाक उड़ाता है कि तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें तो पहले ही पता है, भगवान ने तुम्हें बता ही रखा है सब कुछ। सो मतलब ये सब कुछ है। मैं अभी भी, जैसे विशाली ने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, 3-4 दिन से मेरे को ये जॉब वाला ट्रिगर मिल गया अचानक से। मैंने 3-4 दिन पहले ही रिज़ाइन किया, मैं रोई भी, ये सब कुछ हुआ जो होना था, पर्जिंग वर्जिंग, बट मैं संभल गई हूँ। आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर सब कुछ अच्छा लेके आएगा मेरी लाइफ में, मेरे ट्विन की लाइफ में और आप सबकी लाइफ में। सिर्फ मैं इतना बोलूँगी, थोड़ी सी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जैसे कि विशाली कहती है, अगर हम मैरिड हैं और इस स्टेज में आके अपने ट्विन से मिले हैं, तो हमें अपने आप से सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं कि क्या हम इस शादी में खुश हैं। हमें अपने लिए डिसीजंस लेने हैं, हमें जो करना है वो अपने लिए करना है। जब हम अपने लिए डिसीजन लेंगे तो हमारा डिसीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कल को हम अपने ट्विन को ब्लेम नहीं कर पाए कि देखो तुम्हारी वजह से मैंने शादी तोड़ दी, तुम्हारी वजह से मैंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया। सिर्फ मैंने इस बात पे फोकस किया और मेरा डिसीजन बहुत आसान हो गया। इवन तक कि जो जॉब वाली चीज़ थी, मेरे बॉस का जो भी इशू हुआ एंड ऑल, तो मेरे ट्विन के साथ जब हमारी बात होती थी तो वो मुझे बल्कि टोंट मारना कि अब तुम्हें मेरे साथ जाना क्यों अच्छा लगेगा, मेरी गाड़ी क्यों अच्छी लगेगी, अब तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है, तुम्हारी लाइफ तो ईजी है, तुम्हें तो बॉस अप्रोच कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वो मुझे टोंट तो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो इस बात से इरिटेटेड थे कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आई नो वो मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न रहते हैं और कभी भी मेरे बारे में कोई लूज टॉक नहीं सुनना चाहते। तो मैंने भी गुस्से में उनको 1-2 बार बोला कि देखो मैं अभी लाइफ की स्टेज में हूँ और अगर ज़्यादा तुमने मुझे प्रोवोक किया तो मैं जॉब छोड़ दूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला ये एटीट्यूड ना मुझे मत दिखाया करो। फिर अगेन मैंने ये सोचा कि यार मैं जॉब छोड़ूंगी तो अपने लिए छोड़ूंगी, मैं उसको क्यों सुना रही हूँ। देन इसलिए मैंने 10 दिन लगा दिया रिज़ाइन करने में, बिकॉज मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रही थी कि मैं ये डिसीजन अपने लिए ले रही हूँ। तो सिर्फ यही हमें सोचना है, हमें विक्टिम नहीं बनना है, जैसे कि मैं इतने सालों से बन रही थी कि यार मेरी ज़िंदगी में तो यही लिखा है, अब तो कुछ बदल ही नहीं सकता, ये तो मेरी किस्मत है। नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए, मैं मानती हूँ बहुत हिम्मत चाहिए। ये साल बहुत मुश्किल था मेरे लिए, अभी भी आसान नहीं है, लेकिन उस घर में रह के मैं सांस नहीं ले पा रही थी। अब मैं अलग हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर, बच्चे हैं, जॉब का इशू भी आ गया एक नया, बट फिर भी मैं खाती हूँ, फिर भी मैं सोती हूँ, फिर भी मैं सोल लेवल पे पीस पे हूँ। वो अलग बात है, दूसरे तीसरे दिन कभी कुछ हो जाता है, बट मुझे पता है कि मैं आगे जो भी होगा मेरे साथ वो अच्छा होगा, बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच। एंड मैं विशाली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर विशाली नहीं होती तो मैं शायद आज होती नहीं, मैं सुसाइड का दूसरा अटेम्प्ट मार चुकी होती। मुझसे छोटी है वो, लेकिन रियली विशाली, मतलब आई ओ अ लॉट टू यू इस लाइफ में। जो भी गाइडेंस उसने मुझे दी हमेशा बहुत ही अच्छी दी, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए विशाली के लिए। आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू, बिकॉज तुमने मुझे बचा के, मतलब बहुत लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे शायद
उस टाइम रियलाइज़ नहीं था। मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, और मैं उन सब के मतलब मैं भाग रही थी लड़ने की बजाय। तो थैंक यू सो मच वैशाली, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हम लोग मार्च से लेके ऑलमोस्ट नवंबर मिड तक सेपरेशन फेज़ में थे। इस ड्यूरेशन में ऑन एंड ऑफ रहता था, कभी मैसेज पे बात हो गई या कुछ ऐसा, बहुत ही रेयर। अभी नवंबर मिड से ऑलमोस्ट हमारी बात हो रही है। ऑलमोस्ट ठीक ठाक बात हो जाती है, बट वो ऑब्सेशन वाली एनर्जी दोनों में ही नहीं है। इसमें बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी अ, मतलब मैंने अपने कार्मिक पैटर्न्स में वापस जाने की के बारे में सोचा या उनको ट्राई देने के लिए सोचा, चाहे वो मेरी जॉब हो या फिर वो मेरी मैरिज हो, द मोमेंट मैं उस कर्मा में वापस गई, हमारा सेपरेशन आ गया। मतलब वो चाहे 1 महीने का हो, 15 दिन का हो। जैसे ही मैंने उस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करके बाहर निकलने की सोची और अपनी चॉइस को क्लियर किया, धीरे धीरे अपने आप हमारी बात शुरू होने लगी। एंड वो एक मिरेकल की तरह होती थी, क्योंकि उस टाइम मेरा फोकस पूरा उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने में होता है था, और अचानक से हमारी बात हो जाती थी। तो दिस इज़ समथिंग जो मैंने अपनी जर्नी में फ़ील किया है कि हमें अपने टॉक्सिक रिलेशंस, अपने कार्मिक पैटर्न्स जो अब हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, उनके लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी चॉइस को क्लियर करना है। ट्विन अपने आप आएगा, बिकॉज़ वो हमारी सोल है, हमारा पार्ट है, तो उसको तो आना ही है। थैंक यू एवरीवन।